नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीन और जापान के बीच जंग होते होते रह गई। दोनों बिल्कुल जंग के करीब आ गए थे और बस एक पक्ष थोड़ी सी चूक कर बैठता या थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ जाता तो दोनों देश गुत्थम गुत्था हो जाते। ये बात 6 और 7 दिसंबर की है, जब चीन के सैन्य विमान J-15 ने जापानी F-15 फाइटर जेट्स पर राडार लॉक ऑन कर दिया। राडार लॉक ऑन पर मैं अभी जाऊंगा कि ये क्या होता है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बस युद्ध आपके क्षण भर की दूरी पर होता है। ये घटना ओकिनावा के इंटरनेशनल एयर स्पेस पर हुई थी, जहां पर चीनी नौसेना की टुकड़ी तैनात थी और ये जो J-15 फाइटर जेट है चीन का, वो लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा था। जापान ने इसको बहुत ही खतरनाक और गंभीर बताया है और इसके खिलाफ विरोध भी दर्ज किया है, जबकि चीन ने भी उसका पलट कर जवाब दिया है। उसने भी जापान के दूतावास के अधिकारियों को तलब करके कहा है कि वो उसके विमानों को परेशान कर रहे थे, उसकी सेना को परेशान कर रहे थे और इसलिए उसके विमानों ने J-15 ने राडार लॉक ऑन किया। अब राडार लॉक ऑन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में उलझी हुई हैं, इसी में फंसी हुई हैं कि आखिरकार ये ऐसा कौन सी स्थिति है जिसमें युद्ध क्षण भर की दूरी पर होता है। तो राडार लॉक ऑन, या इसको फायर कंट्रोल राडार लॉक भी कहते हैं, ये बस समझ लीजिए कि मिसाइल दागने की स्थिति होती है। बिल्कुल आखिरी क्षण होता है जब कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी फाइटर जेट फायर कंट्रोल राडार लॉक करता है और फिर फायर कर देता है। इसको और आसानी से समझा देता हूँ। 2 स्थिति होती हैं। जब कोई लड़ाकू विमान किसी दूसरे देश के विमान के पास से उड़ता है तो उसके पास 2 तरह के राडार होते हैं। एक होता है सर्च राडार, जिससे वो चारों तरफ देखता है और ये सामान्य बात है, कोई भी विमान देखेगा। लेकिन जो दूसरा राडार होता है फायर कंट्रोल राडार, वो मिसाइल दागने से ठीक पहले लक्ष्य को बहुत सटीक तरीके से लॉक करने के लिए होता है। यानी अगर J-15 को हमला करना था जापान के F-15 पर, तो उसने राडार लॉक ऑन किया और बस अगर वो फायर कर देता तो ये जंग छिड़ जाती। तो ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। यानी मिसाइल दागने की पूरी तैयारी J-15 विमान चीन का कर चुका था। लक्ष्य को गोली मारने के लिए राडार ने उसे लॉक कर दिया था। लक्ष्य के पायलट को तुरंत चेतावनी मिल गई थी कि उसके तरफ मिसाइल आने वाली है। ये इतना करीबी मामला था और कुछ क्षण की बात है, उसके बाद फिर जंग ही छिड़ती। सवाल उठता है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई, क्यों दोनों देश आपस में इस तरह से गुत्थम गुत्था होने की कगार पर पहुंच गया। तो सबसे बड़ा जो तनाव का कारण है दोनों देशों के बीच, जो पिछले 1 महीने में बिल्टअप किया है, जब जो जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची है, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ताइवान पर युद्ध जापानी सुरक्षा के लिए सीधी धमकी देगा, क्योंकि ताइवान स्टेट जापान के दक्षिणी द्वीपों से महज 100 किलोमीटर है और जापान ताइवान को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है और अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान को हथियार बेचने और समर्थन देने की बात करता रहा है। जबकि चीन का क्या है, उसका 1 चाइना पॉलिसी है, जिसका मतलब है कि ताइवान चीन का ही एक प्रांत है, चीन का ही एक हिस्सा है, ताइवान को अलग देश नहीं मानता है। यही दबाव उसने अमेरिका पर भी डाल रखा है, वो भी 1 चाइना पॉलिसी को स्वीकार करे और पूरी दुनिया को इसे स्वीकार करने के लिए वो बाध्य करता रहता है। तो अगर चीन ने ताइवान को सैन्य बल से एकीकरण करने की वो लगातार धमकी देता रहा है, अभी तक किया नहीं है, लेकिन बार बार ये चेतावनी, ये धमकियां उसकी तरफ से आती रही हैं
कि या तो ताइवान खुद ब खुद मेनलैंड चाइना से मिल जाए और नहीं तो कभी वो सैन्य बल का इस्तेमाल करके उसे अपने हिस्सा अपने में मिला लेगा। अब ये जो ताइवान का पेंच है वो लगातार गर्माता रहता है, ठंडा होता रहता है, और चीन भी लगातार ताइवान को लेकर एक तनाव बनाकर रखता है ताकि ताइवान में जाकर अमेरिका, जापान या उसके जो समर्थक देश हैं कोई ऐसी हरकत ना करें जो चाइना की एकता को, जो ताइवान को एक हिस्सा मानते हैं, उसको किसी तरह का चैलेंज मिल सके। तो ये पूरी स्थिति जो है बहुत विस्फोटक है, बहुत जोखिम भरी है, और हाल के महीनों में ये माना जा रहा है कि चीन ऐसा कर भी सकता है कि ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करे, उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन करे, और ये बहुत संभव है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत सारे संकटों की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ताइवान केवल एक मुद्दा नहीं है दोनों देशों के बीच में, बल्कि एक और बहुत पुराना मुद्दा है जिसकी वजह से जापान और चाइना के बीच में तनाव बना रहता है, और वो है सेंकाकू द्वीप विवाद। जापान इसे सेंकाकू कहता है और जबकि चीन इसे कहता है डियाओ दाओ। डियाओ दाओ ये चाइनीज़ लोग कहते हैं। ताइवान भी इन द्वीपों को डियाओ दाओ कहता है और जापानी सेंकाकू द्वीप कहते हैं। अब ये द्वीप कहाँ हैं? ये 5 छोटे से द्वीप हैं, बहुत निर्जन है, वहाँ कोई नहीं रहता है, और 3 चट्टानें हैं, और कुल एरिया जो है 7 वर्ग किलोमीटर का है। आप समझ लीजिए 7 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के वजह से कितना तनाव हो रहा है। इसकी जो लोकेशन है वो जो ईस्ट चाइना सी है, ताइवान के उत्तर पूर्व में लगभग 400 किलोमीटर, जापान के ओकिनावा से 330 किलोमीटर, और चीन की जो मेनलैंड है वहाँ से 420 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक त्रिकोण जैसा बन रहा है, जापान, ताइवान और चाइना, और ये जो निर्जन द्वीप हैं 5 और 3 चट्टानें हैं 7 स्क्वायर किलोमीटर की, उसको लेकर जापान और चीन के बीच एक बहुत पुराना लंबा विवाद है। अब देखिए कि ये जो झगड़ा है वो 15वीं शताब्दी तक जाता है। जापान का तो ये कहना है कि 1995 में जापान ने इन द्वीपों को टेरा नुलियस मानकर, मतलब वो किसी का नहीं है, उस पर कब्जा कर लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1972 में अमेरिका ने ओकिनावा के साथ साथ ये द्वीप भी जापान को दे दिए थे, जो सैन फ्रांसिस्को पीस अकॉर्ड हुआ था उसके तहत। और जापान कहता है कि 1895 से हम इसको एडमिनिस्टर कह रहे हैं, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। लेकिन चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में जो मिंग राजवंश था उस दौरान से वो चीन के द्वीप हैं, और जापान ने 1895 में शिमोनोसेकी संधि के जरिए इन्हें छीन लिया था। तो अब वो वापस 14वीं शताब्दी में जा रहा है, उसका हवाला दे रहा है, और उसका ऐतिहासिक दावा मजबूत भी है। लेकिन 1972 तक तो उसने दावेदारी नहीं की थी। दावा कब बढ़ा, कब झगड़ा शुरू हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर तेल और गैस का मिलना। 1968-69 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई जिसमें इन द्वीपों के पास समुद्र तल में बहुत बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की बात कही गई। लगभग 100 अरब बैरल का अनुमान है। इसके बाद ही चीन और ताइवान ने भी अपने दावे शुरू कर दिए, झगड़ा शुरू हो गया, और इस तरह से ये झगड़ा बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया है कि अब किसी भी समय कोई जापान की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन पर हमला करे, ताइवान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन पर हमला करे, लेकिन चीन की ताकत इतनी बड़ी है और पूरे चीन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में उसका अच्छा खासा प्रभाव है। और इधर जापान भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की जुगत में लग गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है,
इधर अमेरिका भी अब दबाव बनाने के लिए चीन पर जापान को भी मजबूत कर रहा है, ताइवान के साथ तो वो खड़ा ही है। तो एक तरह से चीन की घेरेबंदी भी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान मिलकर कर रहे हैं और चाइना उसके जवाब देने के लिए अपने तरह से वहाँ पर उसने जाल बिछा रखा है और उससे उस पूरे इलाके में तनाव है। अब ये तनाव कब युद्ध में बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो घटना हुई है जिसमें राडार लॉक ऑन किया गया, वो एक बड़ा संकेत ज़रूर है, खतरनाक संकेत है कि दोनों देश कभी भी गुत्थम गुत्था हो सकते हैं, कभी भी जंग छिड़ सकती है और ये जो छोटे से द्वीप हैं ये बड़ी जंग का कारण बन सकते हैं और ताइवान तो एक बड़ा कारण है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।